दोस्तों, आज जो कहानी आप सुनने जा रहे हैं, इसमें अचानक खेत में मांस की दुकान दिखने लगती है, जबकि ज़मीन तो माधव की थी और वो दुकान माधव ने नहीं डाली थी। उस शाम जब मैं पनघट से लौट रही थी तो मैंने देखा कि खेत के बिल्कुल बीचों बीच, जहां दूर दराज तक कोई रास्ता नहीं जाता, वहां एक नई दुकान खड़ी थी। लोग कानाफूसी कर रहे थे, अरे यहाँ मांस की दुकान, यहाँ कौन खरीदने आएगा। मुझे भी अजीब लगा। गांव के लोग कह रहे थे कि ये जमीन तो माधव, मूल कहानी का बसंत, की पुरानी पुश्तैनी जमीन है। मैं घर पहुंची तो देखा माधव चुपचाप बैठा था। मैंने उससे पूछा, माधव, सब कह रहे हैं कि हमारी जमीन पर किसी अनजान ने दुकान खोल ली है, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? माधव की आंखों में एक अजीब सा सन्नाटा था। उसने धीमी आवाज में कहा, मीरा, तुझे याद है उस महाप्रलय वाली बाढ़ के बाद जब हमने ठाकुर रघुवीर से कर्ज लिया था तो सूद चुकाते चुकाते हमारी सारी जमीन हाथ से निकल गई। अब उस पर कोई दुकान खोले या महल बनाए, हम बस बेबस तमाशा देख सकते हैं। गांव में शक की जहरीली बेल फैलने लगी थी। केष्टोदा और पलाश जैसे लोग रात के अंधेरे में दुकान के पास खड़ी होने वाली गाड़ियों और जलती रोशनी को देखकर तरह तरह की बातें बना रहे थे। पलाश तो गुस्से में पागल था। वो कहता था, ये शहर के गुंडों का अड्डा है, यहाँ तस्करी होती है और माधव पक्का इसमें शामिल है, तभी तो वो चुप है। मेरी माँ, जो अब बिस्तर पर अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी, उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर कहा, बेटा, सच कभी दबा नहीं रहता। माधव जो कर रहा है वो इस गांव के खोए हुए मूल्यों को बचाने की एक कोशिश है। लोग उसे गलत समझेंगे, उसका अपमान करेंगे, पर उसे शांत रहना होगा। गांव में अफवाहों का बाजार गर्म था। औरतें कुएं पर बातें करती कि उस दुकान का मांस घटिया है, वहां मोटरसाइकिलों की आवाज आती है और माधव को इसमें से मोटा हिस्सा मिल रहा है। पलाश ने तो यहाँ तक कह दिया कि वो उस दुकान को खुद अपने हाथों से तोड़ देगा। उस काली रात को सारा गांव मशाले लेकर खेत की तरफ बढ़ा। ठाकुर रघुवीर और पलाश सबसे आगे थे। जब उन्होंने दुकान का दरवाजा तोड़ने की कोशिश की तो अंदर से आवाज आई, दरवाजा खुला है, तोड़ने की जरूरत नहीं है। अंदर माधव अकेला बैठा था। ठाकुर चिल्लाया, पकड़ो इस गद्दार को, यहाँ क्या छुपा रखा है तुमने? माधव शांति से खड़ा हुआ और बोला, मैं यहाँ छुपा नहीं था ठाकुर साहब, मैं पहरा दे रहा था, उन लोगों के हक का पहरा जिनके पास 2 वक्त की रोटी के पैसे नहीं है। पलाश, तू कहता था ना कि गांव के गरीबों के लिए कुछ करना है, ये दुकान उन्हीं के लिए है। यहाँ से मिलने वाला सारा मुनाफा उन परिवारों को जाता है जिनकी जमीनें सूदखोरों ने हड़प ली हैं। पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। पलाश की मशाल उसके हाथ से छूट गई। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वो माधव के पैरों में गिर पड़ा और माफी मांगने लगा। ठाकुर रघुवीर शर्म से मुंह छुपाकर अंधेरे में गायब हो गए। गांव की छोटी बच्ची झूमा, जो ये सब देख रही थी, उसकी आंखों में माधव के लिए एक गर्व था। मैं दौड़कर घर आई और माँ को सब बताया। माँ के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान थी। उन्होंने माधव का हाथ अपने हाथों में लिया और कहा, बेटा, आज तू अकेला नहीं जीता, आज सच की जीत हुई है। अब मेरी आखिरी इच्छा पूरी करना, इस नन्ही झूमा को खूब पढ़ाना, इसे शहर भेजना ताकि ये इस गांव के लिए कुछ बड़ा कर सके। माधव की आंखों में आंसू थे। उसने माँ से कहा, माँ, आज थोड़ा मांस ले आऊं दुकान से, अच्छे से पकाएंगे। पर माँ ने मना कर दिया। बोली, नहीं बेटा, वो हकदारों के लिए ही रहने दे, मेरे लिए तो तेरे हाथ की दाल और सूखी रोटी ही आखिरी अमृत है। उस रात माँ ने माधव के हाथ पकड़े पकड़े ही अपनी आंखें मूंद ली। गांव में अब कोई शक नहीं था, कोई नफरत नहीं थी। माधव की चुप्पी का राज खुल चुका था। अब चंदनपुर गांव में सिर्फ डर का सन्नाटा नहीं, बल्कि बदलाव की एक नई गूंज थी। खेत के बीचों बीच खड़ी उस दुकान के सामने मशालों की रोशनी नाच रही थी। पलाश के हाथों में कुल्हाड़ी थी और उसकी आंखों में खून सवार था। उसे लग रहा था कि वो गांव का उद्धार करने आया है, पर वो नहीं जानता था कि वो उसी इंसान का घर उजाड़ने चला है जिसने चुपचाप सबके लिए अपनी खुशियां कुर्बान कर दी थीं। जैसे ही माधव ने अंधेरे से निकलकर सच बताया और वो फटी हुई बही खाते की डायरी दिखाई, जिसमें गांव के हर उस गरीब परिवार का नाम था जिनकी मदद इस दुकान से हो रही थी, पलाश के हाथ से वो कुल्हाड़ी छूटकर मिट्टी में गिर पड़ी। लोहे के गिरने की आवाज उस सन्नाटे में किसी धमाके जैसी गूंजी।
पलाश के चेहरे का रंग उड़ चुका था। वो कांपती आवाज में बुदबुदाया, माधवदा, ये सब, और मैं आपको गुंडा समझ रहा था। मैं सबको उकसा रहा था कि आप शहर के गिरोह से मिले हुए हैं। उसकी आवाज भर्रा गई। वो दौड़कर माधव के पास गया और उसके पैरों में गिर पड़ा। उसके आंसू माधव के धूल भरे पैरों को भिगोने लगे। मुझे मार डालिए माधवदा, मुझे सजा दीजिए। मेरा गुस्सा मुझे अंधा कर गया था। मैंने एक बार भी आपसे पूछना जरूरी नहीं समझा। मैं गांव से प्यार करने का ढोंग कर रहा था, पर असली प्यार तो आप निभा रहे थे। आप चुप थे ताकि काम चुपचाप होता रहे, और मैं चिल्ला चिल्ला कर आपकी बर्बादी की योजना बना रहा था। पलाश बुरी तरह फूट फूट कर रोने लगा। उसके कंधे बुरी तरह हिल रहे थे। माधव ने तनिक भी क्रोध नहीं दिखाया। उसने झुककर पलाश के दोनों कंधों को पकड़ा और उसे ऊपर उठाया। माधव की आंखों में गुस्सा नहीं, बल्कि एक बड़ी गहराई थी। उसने पलाश के आंसू पोंछे और कहा, उठ पलाश, तू भटका हुआ था, बुरा नहीं। तेरा गुस्सा गांव के लिए था, बस दिशा गलत थी। अगर आज तू सच समझ गया है तो यही मेरी सबसे बड़ी जीत है। मुझे किसी माफी की जरूरत नहीं, बस इस दुकान को अब तू अपनी जिम्मेदारी समझकर संभाल। पूरे गांव के लोग जो अभी तक माधव को शक की निगाह से देख रहे थे, उनकी गर्दनें शर्म से झुक गईं। केष्टोदा ने अपनी लाठी जमीन पर टिका दी और धीरे से बोले, माधव बेटा, हमें माफ कर दे। हमने बुढ़ापे में भी अक्ल नहीं दिखाई। तूने तो वो कर दिखाया जो इस गांव की पंचायत भी नहीं कर पाई। पलाश ने माधव का हाथ अपने माथे से लगा लिया। उस रात उसने कसम खाई कि अब वो माधव का दाहिना हाथ बनकर काम करेगा। ठाकुर रघुवीर, जो भीड़ के पीछे खड़े होकर तमाशा देख रहे थे, धीरे से अंधेरे में खिसक गए। उन्हें समझ आ गया था कि अब उनकी जमींदारी और सूदखोरी का खेल इस गांव में खत्म होने वाला है। मैंने दूर खड़े होकर ये सब देखा और मेरी आंखों से भी आंसू बह निकले। मुझे गर्व था कि मैं माधव की अर्धांगिनी हूँ। माँ ने सही कहा था, सच को बोलने के लिए चिल्लाने की जरूरत नहीं होती, वो एक दिन खुद ब खुद अपनी रोशनी बिखेर देता है। पलाश का वो प्रायश्चित और माधव का वो बड़ा दिल। उस रात नीलगिरी के उन खेतों ने एक नया इतिहास लिखा था। उस रात खेत की वो गहमा गहमी शांत हो चुकी थी। पलाश और गांव के बाकी लोग भारी मन से अपने घरों लौट गए थे, पर माधव के मन का बोझ उतर चुका था। जब हम घर पहुंचे तो आंगन में वही पुरानी लालटेन जल रही थी, जिसकी मध्यम रोशनी माँ के चेहरे पर पड़ रही थी। माँ का चेहरा आज बहुत शांत था, जैसे उन्हें पता चल गया हो कि उनके बेटे ने धर्म और सत्य की लड़ाई जीत ली है। माधव दौड़कर माँ के पास गया और उनके सूखे हाथों को अपने माथे से लगा लिया। उसने कांपती आवाज में कहा, माँ, सब जान गए, अब कोई मुझे गद्दार नहीं कहता। पलाश ने माफी मांग ली है और ठाकुर रघुवीर की बोलती बंद हो गई है। अब हमारी दुकान सुरक्षित है माँ। माँ ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उनके होठों पर एक ऐसी मुस्कान थी जो मैंने सालों से नहीं देखी थी। माँ ने बहुत धीमी आवाज में कहा, बेटा, आज तू अकेला नहीं जीता। आज उन सब दबे कुचले लोगों की जीत हुई है जिनकी जमीनें और सपने छिन गए थे। अब मुझे बहुत सुकून महसूस हो रहा है। लगता है सारे बोझ उतर गए हैं। माधव रोने लगा। उसने कहा, माँ, ऐसा मत कहो, अभी तो आपको बहुत कुछ देखना है। मैं कल दुकान से ताज़ा मांस लाऊंगा, अच्छे से पकाएंगे। पर माँ ने उसका हाथ सहलाते हुए कहा, नहीं बेटा, वो हकदारों के लिए ही रहने दे। मेरे लिए तो तेरे हाथ की दाल और सूखी रोटी ही आखिरी अमृत है। उस रात माँ ने माधव के हाथ पकड़े पकड़े ही अपनी आंखें मूंद ली। गांव में अब कोई शक नहीं था, कोई नफरत नहीं थी। माधव की चुप्पी का राज खुल चुका था। अब चंदनपुर गांव में सिर्फ डर का सन्नाटा नहीं, बल्कि बदलाव की एक नई गूंज थी। लगा, माँ माँ मत जाओ माँ। पर मुझे पता था कि माँ कहीं नहीं गई हैं। वो उस दुकान की नींव में, माधव के साहस में और झूमा के भविष्य में हमेशा जिंदा रहेंगी। अगली सुबह पूरा गांव माँ की अंतिम विदाई में उमड़ पड़ा। पलाश और केष्टोदा ने खुद आगे बढ़कर अर्की को कंधा दिया। ठाकुर रघुवीर की हवेली का दरवाज़ा आज बंद था, पर गांव की गलियों में एक नई आज़ादी की खुशबू थी। माँ के जाने के बाद माधव ने अपनी जिंदगी का एक ही लक्ष्य बना लिया, गांव के बच्चों की शिक्षा। आज सालों बाद जब मैं गांव के उसी बरगद के नीचे बैठती हूँ तो मुझे दूर से एक गाड़ी आती दिखाई देती है। उसमें से झूमा उतरती है, जो अब जिले की बड़ी अफसर बन चुकी है। माधव उसे देखकर गर्व से मुस्कुराता है।
हमारी वो छोटी सी दुकान अब एक बड़े सहकारी केंद्र में बदल चुकी है, जहां गांव का कोई भी गरीब भूखा नहीं सोता। अब रात में मोटरसाइकिलों की आवाज आती है तो गांव वाले डरते नहीं, बल्कि खुश होते हैं कि किसी के घर राशन जा रहा है। नीलगिरी के उन खेतों ने अपनी खोई हुई इज्जत वापस पाली है। माँ की वो आखिरी इच्छा पूरी हुई, सत्य की जीत हुई, और उस जीत की खुशबू आज भी हमारे गांव की मिट्टी में रची बसी है। माँ के जाने के बाद घर में सन्नाटा तो था, पर माधव के इरादे अब फौलाद बन चुके थे। पलाश अब माधव का साया बन गया था। गांव के जो लोग कल तक हमें शक की निगाह से देखते थे, अब वही लोग सुबह सुबह हमारी उसी छोटी सी दुकान पर जमा होने लगे। पर ठाकुर रघुवीर इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थे। उन्हें डर था कि अगर माधव का ये गरीबों का सहकारी केंद्र सफल हो गया तो उनकी जमींदारी और ऊंचे सूद का धंधा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। एक दोपहर जब माधव और पलाश दुकान पर अनाज का हिसाब कर रहे थे, ठाकुर के लठैत वहां पहुंच गए। उन्होंने दुकान का सामान बाहर फेंकना शुरू कर दिया और चिल्लाए, ये जमीन कागजों पर अभी भी ठाकुर साहब की है। यहाँ दुकान चलाने के लिए तुम्हें दुगना लगान देना होगा, वरना कल ये जगह राख कर दी जाएगी। गांव वाले सहम गए। पलाश को गुस्सा आ गया और उसने अपनी लाठी उठा ली, पर माधव ने उसका हाथ पकड़ लिया। माधव शांत था। उसने ठाकुर के आदमियों की आंखों में देखकर कहा, लगान पसीने का दिया जाता है, जुल्म का नहीं। ये दुकान अब मेरी नहीं, इस पूरे गांव की अमानत है। अगर इसे जलाओगे तो पूरे गांव का चूल्हा बुझेगा। माधव की उस शांत आवाज में इतनी ताकत थी कि लठैत ठिठक गए और बड़बड़ाते हुए वापस लौट गए। उस रात माधव ने गांव की चौपाल पर सबको इकट्ठा किया। उसने कहा, भाइयों, हम कब तक डर कर जिएंगे? आज अगर हम दब गए तो कल हमारी आने वाली पीढ़ी भी इसी गुलामी में सड़ेगी। हमें अपनी छोटी छोटी बचतों को जोड़कर अपनी खुद की बैंक बनानी होगी। लोगों ने अपनी फटी हुई जेबों से थोड़े थोड़े पैसे निकाले। किसी ने 2 रुपए दिए तो किसी ने अपनी मेहनत की अठन्नी। देखते ही देखते उस पुरानी दुकान के गल्ले में गांव के स्वाभिमान की पूंजी जमा हो गई। कुछ ही महीनों में नीलगिरी गांव की तस्वीर बदलने लगी। अब गांव के किसानों को शहर के साहूकारों के पास नहीं जाना पड़ता था। हमारी दुकान अब सिर्फ मांस या अनाज की दुकान नहीं रही थी, वो एक पाठशाला बन गई थी, जहां शाम को बुआ सलोनी और माधव बच्चों को अक्षर ज्ञान देते थे। नन्ही झूमा, जो माँ की आखिरी इच्छा थी, अब शहर के बड़े स्कूल में पढ़ने के लिए जा चुकी थी। हर महीने जब उसका पत्र आता तो माधव उसे पूरी चौपाल के सामने पढ़कर सुनाता। ठाकुर रघुवीर ने बहुत कोशिश की, झूठी शिकायतें की, रास्ता रोका, पर जब पूरा गांव एक दीवार बनकर खड़ा हो गया तो उनका जुल्म भी फीका पड़ गया। एक दिन खबर आई कि सरकार ने हमारी इस सहकारी संस्था को मान्यता दे दी है। ये केवल हमारी जीत नहीं थी, ये उस बूढ़ी माँ के विश्वास की जीत थी जिसने मरते दम तक सच का साथ नहीं छोड़ा था। आज जब मैं खेतों की पगडंडी पर चलती हूँ तो मुझे हर तरफ हरियाली और चेहरों पर मुस्कान दिखती है। माधव अब बूढ़ा हो चला है, पर उसकी आंखों की चमक वैसी ही है जैसी उस रात थी जब उसने पलाश को गले लगाया था। नीलगिरी के उन खेतों ने हमें सिखाया कि अंधेरा चाहे कितना भी गहरा क्यों न हो, एक छोटा सा दिया भी पूरे आसमान को रोशन करने की हिम्मत रखता है। माँ की वो आखिरी इच्छा अब एक बरगद का पेड़ बन चुकी है, जिसकी छांव में पूरा गांव चैन की नींद सोता है। वक्त का पहिया अपनी रफ्तार से घूमता रहा। सालों तक चिट्ठियों के जरिए झूमा की पढ़ाई और उसकी तरक्की की खबरें आती रहीं। माधव ने अपनी कमर दोहरी कर ली, पलाश ने दिन रात एक कर दिया, ताकि गांव के उस सहकारी केंद्र की एक एक पाई झूमा की पढ़ाई में काम आए। गांव वालों ने भी अपनी छोटी छोटी बचत से झूमा को अपना भविष्य मान लिया था, और आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका नीलगिरी गांव को बरसों से इंतजार था। गांव की धूल भरी सड़क पर एक सरकारी गाड़ी रुकी, जिस पर नीली बत्ती चमक रही थी। पूरे गांव का हुजूम उमड़ पड़ा। गाड़ी से जब एक रौबदार वर्दी में सजी धजी युवती उतरी तो माधव की आंखों से गंगा जमुना बह निकली। वो नन्ही झूमा अब इस जिले की नई कलेक्टर बनकर लौटी थी। उसने अपनी महंगी गाड़ी का दरवाजा खुद खोला और सीधे जाकर माधव के धूल भरे पैरों में अपना सर रख दिया। माधव ने कांपते हाथों से उसे उठाया और गले लगा लिया। बेटा, आज मेरी माँ की रूह को चैन मिल गया होगा। झूमा की वापसी महज एक मुलाकात नहीं थी, वो एक न्याय का आगाज था।
शहर में रहकर उसने उन सभी बेनामी जमीनों और ठाकुर रघुवीर के काले कारनामों की फाइलें तैयार कर ली थी। अगले ही दिन गांव की चौपाल पर एक बड़ी सभा बुलाई गई। ठाकुर रघुवीर अपने लठैतों के साथ वहां अकड़ कर बैठे थे। उन्हें लग रहा था कि पुरानी पहचान काम आएगी। झूमा ने मंच से अपनी कड़क आवाज में कहा, ठाकुर रघुवीर, नीलगिरी गांव की मासूमियत और लाचारी का फायदा उठाने के दिन अब खत्म हुए। सरकारी दस्तावेजों के मुताबिक आपने इस गांव के 40 परिवारों की जमीनें फर्जी अंगूठे लगवाकर और सूद के झूठे जाल में फंसाकर हड़पी हैं। ये रही इन जमीनों की असली मालकियत के कागज। ठाकुर के चेहरे का रंग सफेद पड़ गया। वो चिल्लाया, ये क्या बदतमीजी है? तुम इस गांव की बच्ची होकर मुझ पर उंगली उठाओगी? झूमा शांत रही। उसने बस एक इशारा किया और पुलिस के दस्ते ने ठाकुर के घर की तलाशी शुरू कर दी। वहां वही पुराने बही खाते और जहरीली मिलावट का सामान बरामद हुआ जिसे कभी माधव के नाम पर मढ़ा गया था। ठाकुर को हथकड़ियां पहनाई गईं। गांव के वो लोग जो कभी उनके डर से सर नहीं उठाते थे, आज सीना तान कर खड़े थे। पलाश ने आगे बढ़कर ठाकुर की आंखों में देखा और कहा, माधव चुप थे क्योंकि वो सच के उगने का इंतजार कर रहे थे। आज वो सूरज निकल आया है ठाकुर साहब। ठाकुर की हवेली को अब एक सरकारी महिला विकास केंद्र और स्कूल घोषित कर दिया गया। झूमा ने उसी पुरानी दुकान की जगह पर एक भव्य स्मारक की नींव रखी जिस पर लिखा था, सत्य का पहरा, माँ की याद में। माधव अब बूढ़ा हो गया था, पर उसके चेहरे का तेज किसी राजा से कम नहीं था। उसने अपना हाथ झूमा के कंधे पर रखा और कहा, बेटी, आज तूने साबित कर दिया कि शिक्षा ही वो हथियार है जो बिना तलवार उठाए हर जुल्म का सर कलम कर सकती है। आज नीलगिरी गांव में कोई भी भूखा नहीं सोता, कोई भी सूद के जाल में नहीं फंसता। माँ की वो आखिरी इच्छा अब एक जिंदा हकीकत है। अब जब मैं रात को आसमान की ओर देखती हूँ तो मुझे लगता है कि माँ वहीं कहीं सितारों के बीच बैठकर मुस्कुरा रही होंगी। उन्होंने कहा था ना कि सच कभी दबा नहीं रहता। आज वो सच पूरी दुनिया के सामने चमक रहा है। हमारी कहानी अब दुखों की नहीं बल्कि उस जीत की है जिसने आने वाली कई पीढ़ियों का रास्ता रोशन कर दिया है। ठाकुर रघुवीर के जाने के बाद गांव की हवा जैसे आजाद हो गई थी, लेकिन माधव ने हमें सिखाया था कि केवल पुराने जुल्म को मिटाना काफी नहीं है। हमें एक ऐसा नया नीलगिरी बनाना है जहां दोबारा कभी कोई ठाकुर पैदा न हो सके। झूमा अब जिले की कलेक्टर थी, पर उसका दिल आज भी उसी पुरानी जमीन में धड़कता था। उसने गांव के नौजवानों के लिए एक विशेष योजना बनाई, अपनी माटी अपना व्यापार। माधव और पलाश ने गांव के उन सभी 40 परिवारों को इकट्ठा किया जिनकी जमीनें वापस मिली थीं। माधव ने चौपाल पर खड़े होकर कहा, भाइयों, जमीन तो मिल गई, पर अब हमें इसे बांटना नहीं बल्कि जोड़ना है। हम सब मिलकर एक बड़ा फार्म बनाएंगे और अपनी उपज का सीधा व्यापार शहर के बड़े बाजारों से करेंगे। अब कोई बिचौलिया हमारा खून नहीं चूसेगा। पलाश, जो कभी गुस्से में कुल्हाड़ी उठा लेता था, अब वही हाथ कंप्यूटर और फाइलें संभाल रहे थे। उसने शहर जाकर नई तकनीक सीखी और गांव में सौर ऊर्जा लेकर आया। अब हमारी उसी पुरानी दुकान के पास एक बड़ा कोल्ड स्टोरेज बन चुका था, जहां गांव की सब्जियां और अनाज खराब होने से बच जाते थे। जो गांव कभी भूखा सोता था, आज वो पूरे जिले को अनाज खिला रहा था। झूमा ने माँ की उस आखिरी इच्छा को एक संस्थान का रूप दे दिया, माँ की पाठशाला। यहाँ केवल अक्षर नहीं सिखाए जाते थे, बल्कि यहाँ आत्मनिर्भरता सिखाई जाती थी। गांव की महिलाएं जो कभी घूंघट के पीछे सिमटी रहती थीं, अब अपने बनाए हुए हस्तशिल्प और मसालों का व्यापार कर रही थीं। चंदनपुर और नीलगिरी के बीच का रास्ता अब पक्का हो चुका था और उस रास्ते पर अब किसी लुटेरे का नहीं बल्कि तरक्की का पहरा था। एक शाम जब सूरज ढल रहा था, माधव मुझे उसी पुरानी दुकान की जगह पर ले गया जहां अब माँ की एक सुंदर प्रतिमा लगी थी। माधव के बाल अब पूरी तरह सफेद हो चुके थे और उसकी चाल में वो पुरानी फुर्ती नहीं थी, पर उसकी आंखों की चमक वैसी ही थी जैसे उस रात थी जब उसने सच का पहरा दिया था। उसने प्रतिमा के चरणों में सर झुकाया और बोला, माँ, आज झूमा ने केवल इस गांव को नहीं बदला, उसने हमारी सोच को बदल दिया। आज कोई बच्चा भूख से नहीं रोता, आज कोई बाप कर्ज के बोझ तले नहीं दबता। आज सच केवल जुबान पर नहीं बल्कि हर इंसान के जीवन में झलकता है। तभी झूमा अपनी गाड़ी से उतरी और हमारे पास आई। उसने वर्दी नहीं पहनी थी, वो बस एक बेटी की तरह माधव के सीने से लग गई। उसने कहा, पापा, अब समय आ गया है कि आप और मीरा माँ थोड़ा आराम करें।
अब इस गांव की जिम्मेदारी हम जैसे हजारों युवाओं ने संभाल ली है। आज जब मैं रात को अपनी पक्की छत के नीचे बैठती हूँ तो मुझे वो पुरानी टूटी हुई खपरेल याद आती है जहाँ से ठंडी हवा आती थी। अब वो हवा ठंडी तो है, पर उसमें अब किसी की बेबसी की गूंज नहीं है। अब गांव की गलियों में बच्चों के खेलने और पढ़ने का शोर है। हमारी कहानी अब केवल एक संघर्ष की कहानी नहीं रही, वो एक ऐसी मिसाल बन चुकी है जिसे आने वाली पीढ़ियां सदियों तक सुनाएंगी। सत्य की जीत केवल एक बार नहीं होती, उसे हर रोज जीना पड़ता है। और हमने सीखा कि अगर इरादे नेक हों और नीयत साफ, तो खेत के बीचों बीच खड़ी एक छोटी सी दुकान भी एक महान क्रांति की शुरुआत बन सकती है। नीलगिरी का वो सच अब अमर हो चुका है। समय किसी के लिए नहीं रुकता, पर नीलगिरी गांव ने समय की रफ्तार को अपने पक्ष में मोड़ना सीख लिया था। ठाकुर रघुवीर का वो पुराना जुल्म अब स्कूल की किताबों में एक सबक बन चुका था। अब गांव की चर्चा केवल जिले में नहीं, बल्कि 7 समंदर पार भी होने लगी थी। झूमा ने कलेक्टर के पद पर रहते हुए एक ऐसा मॉडल तैयार किया था जिसे देखने के लिए अब बड़े बड़े शहरों के अफसर हमारे नीलगिरी आने लगे थे। माधव अब बहुत कमजोर हो गए थे, उनकी आंखों की रोशनी थोड़ी धुंधली पड़ गई थी, पर उनके कानों में जब गांव के बच्चों के हंसने और मशीनों के चलने की आवाज आती तो उनका चेहरा खिल उठता। पलाश अब केवल माधव का साथी नहीं, बल्कि पूरे इलाके का मार्गदर्शक बन चुका था। उसने गांव के उसी सहकारी केंद्र को एक डिजिटल हब में बदल दिया था। अब गांव के किसान केवल हल नहीं चलाते थे, बल्कि वे इंटरनेट के जरिए अपनी फसलों की कीमत विदेशों में तय करते थे। एक दिन जब मैं माधव के पास बैठी उन्हें दवा दे रही थी, झूमा का एक बड़ा संदेश आया। उसने गांव में एक बहुत बड़े कृषि अनुसंधान केंद्र की आधारशिला रखने का फैसला किया था। उद्घाटन के दिन जब वो मंच पर खड़ी हुई तो उसके साथ शहर के बड़े वैज्ञानिक भी थे। झूमा ने माइक संभाला और कहा, आज हम जो कुछ भी हैं वो केवल तकनीक की वजह से नहीं, बल्कि उस एक इंसान की धैर्य की वजह से हैं जिसने अपमान सहकर भी सच का दामन नहीं छोड़ा। पापा, आज ये केंद्र आपकी माँ और मेरी दादी के नाम पर समर्पित है। माधव की आंखों से आंसू छलक आए। तभी गांव का एक छोटा बच्चा जो मुश्किल से 5 साल का रहा होगा, दौड़कर माधव के पास आया और बोला, दादाजी, क्या आप सच में वही रक्षक हैं जिन्होंने उस रात दुकान का पहरा दिया था? माधव ने उसे अपनी गोद में बिठाया और मुस्कुराकर कहा, बेटा, रक्षक मैं नहीं, रक्षक वो सच है जो हर इंसान के अंदर होता है, बस उसे जगाए रखना। उस रात नीलगिरी गांव को एक नई रोशनी से सजाया गया। ठाकुर की वो पुरानी हवेली जो अब एक कॉलेज बन चुकी थी, वहां से पहली बार लड़कियों का एक पूरा दस्ता ग्रेजुएशन पूरा करके निकला। सलोनी बुआ ने उन लड़कियों को विदा करते हुए कहा, अब तुम इस गांव की नई रक्षक हो। माधव ने उस रात मुझसे एक बात कही, मीरा, अब मुझे लगता है कि मेरा काम पूरा हुआ। माँ ने जो सपना देखा था वो अब केवल एक गांव का नहीं, बल्कि पूरे देश का गौरव बन गया है। मैंने उनका हाथ थाम लिया। अब हवाओं में वो पुरानी दहशत नहीं थी, बल्कि उसमें आने वाले कल की महक थी। आज जब मैं उस पुरानी जमीन की तरफ देखती हूँ जहाँ कभी वो छोटी सी दुकान खड़ी थी, तो मुझे गर्व होता है। अब वहाँ केवल इमारतें नहीं, बल्कि हजारों परिवारों की उम्मीदें खड़ी हैं। नीलगिरी का वो संघर्ष अब एक सुनहरी विरासत बन चुका है। पीढ़ियां बदलेंगी, लोग आएंगे और जाएंगे, पर सत्य के पहरे की ये कहानी सदियों तक नीलगिरी के पत्तों में सरसराती रहेगी। हमने सिखाया कि जमीन केवल मिट्टी नहीं होती, जमीन वो स्वाभिमान है जिसे अगर सींचा जाए तो वो पूरी दुनिया को बदल सकती है।